आज हम साइबर सिक्योरिटी में बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। इस टॉपिक को हमने क्यों चुना? क्योंकि भारत में गेमिंग फ्रॉड 10,000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है और हाल ही में भारत सरकार ने कई ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट को बंद किया है और नया कानून भी पारित किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। आज हम देखते हैं एक गेमर की लाइफ को पहले कि एक ऑनलाइन गेमर दिन भर गेम खेलता है और अपने नए कैरेक्टर बनाता है, एक लेवल अचीव करता है और ऑनलाइन जमा पूंजी को सिक्योर करता है। एक दिन उसे पता चलता है कि सारे गेमिंग ऐप बंद हो गए हैं तो Government is ready to hit pause on cash gaming apps, and this time it's game over for real money betting. The Union Cabinet has cleared the online gaming bill, a mega move to curb fraud, addiction, and endless loopholes in the booming gaming sector. Once in play, the bill will ban all cash-based transactions for online betting. Banks cannot transfer funds, and flashy ads for real money apps will also be blocked. पे क्या गुजरती होगी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारत सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? ऑनलाइन गेमिंग आज एक शौक ही नहीं, अरबों खरब डॉलर का एक बिजनेस बन चुका है। लेकिन इस गेमिंग दुनिया के पीछे छुपे हैं बहुत ही खतरनाक साइबर क्राइम जिन्हें आप नहीं जानते। और यह साइबर खतरे सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है, यह आपके बैंक डिटेल, आपके घर के एड्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन तक को भी चुराते हैं। आओ एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गोस्वामी और आपका स्वागत है द साइबर शार्क में। हम द साइबर शार्क में बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस, साइबर एजुकेशन और साइबर की दुनिया में होने वाले खतरों से। और उम्मीद करता हूं आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होंगी जिनमें हमने साइबर में कैरियर कैसे बनाए, हैकिंग क्या होती है एवं साइबर की दुनिया है क्या, इसके बारे में भी बात की है। यह कहानी है 17 साल के अर्जुन की, जो गेम का बहुत बड़ा दीवाना था, मल्टी लेवल पर खेल रहा था। अपने स्कूल में वह सबसे बड़ा गेमर था और अपने क्लास के दोस्तों में उसका लेवल गेमिंग में सबसे ऊंचा था। लेकिन एक दिन बड़े गेमिंग प्लेयर का उसको मैसेज आया, हाय आई एम सेलिंग द लेजेंडरी आर्मर इन द हाफ ऑफ द प्राइस। अर्जुन ने आधे दाम और गेमिंग के लालच के आते वह ऑफर एक्सेप्ट किया और मैसेज पर क्लिक किया। उसने गेमिंग की चैट पे उस प्लेयर से फिर डिटेल में बात की, जिसमें प्लेयर ने उसे एक लिंक भेजी। अर्जुन ने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, उसके अकाउंट की सारी डिटेल फ्रॉडस्टर या हैकर तक पहुंच गई और अर्जुन के अकाउंट से 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब यह बात अर्जुन अपने पिता को ना बता सका, क्योंकि गेमिंग ऐप में अर्जुन के पिता का क्रेडिट कार्ड ऐड था। अर्जुन को लगा कि उसने उस गेमिंग ऐप से अपना हथियार परचेज कर लिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब अर्जुन ने गेमिंग में लॉगिन करने की कोशिश की तो पासवर्ड इनकरेक्ट आया, क्योंकि सारी डिटेल हैकर या फ्रॉडस्टर के पास पहुंच चुकी थी। और अर्जुन अनजान था कि उसने किसी फिशिंग लिंक पर क्लिक किया, अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पैसों का भी लॉस कर दिया। अब अर्जुन को एक हफ्ते बाद किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आने लगा कि तुमने अगर 20,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो तुम्हारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाएगी, तुम्हारा पर्सनल डाटा पब्लिक कर दिया जाएगा। इससे अर्जुन डर गया और जानकारी की तो पता चला यह डिटॉक्सिंग था, जहां हैकर्स पर्सनल जानकारी को पब्लिक डोमेन पर शेयर कर देते हैं। अर्जुन और उसका परिवार सदमे में था। उन्होंने एक छोटी सी गलती से लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। अर्जुन की एक छोटी सी गलती से फाइनेंशियली लॉस के साथ मेंटल प्रेशर भी क्रिएट हुआ। दोस्तों, यह कहानी अर्जुन की नहीं है, यह लाखों ऑनलाइन गेमर्स की है जो इंडिया या इंडिया के बाहर के भी हैं और यह ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में रोज हो रही है। अर्जुन जैसे लाखों बच्चे ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड बन रहे हैं। आइए कुछ रियल एग्जांपल से इसे हम जानते हैं। हाल ही में लखनऊ में एक 14 साल के छात्र ने अपने पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए का लॉस होने के बाद सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 13 साल का एक छात्र, उसने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसकर अपनी जान दी। स्टूडेंट ने अपने घर में फंदा लगाया और सुसाइड कर लिया। पिता के रुपए हार गया था और इसी के चलते चूंकि इतना नुकसान उसकी वजह से पिता का हुआ, उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं इंदौर में एक 13 साल के बच्चे ने सिर्फ 2800 हारने के डर से अपनी जान दे दी, क्योंकि वह हार चुका था। उसे डर था कि उसके पेरेंट्स डांटेंगे। साल का नाबालिग मोबाइल में गेम खेला करता था। इसी दौरान वो ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसता चला गया। गेम के दौरान वो 3,000 रुपए हार गया और वो इस हार से सहमा रहने लगा। आखिर में डर कर मौत को गले लगा लिया।
ओडिशा के बालासोर जिले में एक 8वीं कक्षा की छात्रा ने ऑनलाइन गेमिंग खेलने से रोके जाने पर आत्महत्या कर ली। यह दिखाता है कि यह खतरा कितना गंभीर है और सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा और उनके पेरेंट्स को इस पर नजर क्यों रखनी चाहिए। आपके लिए यह वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 45 करोड़ युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हैं, जिसमें वित्तीय नुकसान की अगर बात करें तो 20,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस है। 2023 की एक रिपोर्ट में 21% ऑनलाइन गेमर्स हैक हुए हैं। इनमें 67% युवा हैं और जिनकी पहचान की चोरी का खतरा सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल अगस्त 2025 के अंत में पारित किया। आइए अब डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी होती कैसे है, कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में आखिर अपराध होते कैसे हैं या साइबर क्राइम कैसे होते हैं। सबसे पहला कांड, नकली वेबसाइट या ऐप बनाना। जो भी अपराधी होते हैं वह ऑनलाइन गेमिंग की नकली वेबसाइट या ऐप बनाते हैं जिससे गेमर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके और उनके साथ फ्रॉड किया जा सके। क्योंकि जैसे ही हम किसी गेम को डाउनलोड करते हैं या प्ले करने के लिए लॉगिन में अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन उन फ्रॉडस्टर तक पहुंचती है, जिससे वो ब्लैकमेल करते हैं या लॉस कराते हैं। इन गेमों को साथ में इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बच्चों को उसकी लत लगे गेम की और लगातार पैसे लगाते जाते हैं, जिससे वो हारते जाते हैं। उनका एल्गोरिदम इस तरीके से सेट किया जाता है। दूसरा तरीका, क्रैश गेम और अवैध सट्टेबाजी। कई अनियमित प्लेटफॉर्म जिनके सर्वर आउट ऑफ इंडिया होते हैं, इन गेम्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिनमें रेगुलर मनी ऐड किया जाए या किसी के क्रेडिट कार्ड को ऐड किया जाए। हालांकि इन गेमों के सर्वर आउट ऑफ इंडिया होते हैं, इसलिए गेम क्रैश की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जहां गेमर जीत के लिए पैसे लगाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद दी जाती है, गेम के ऐड में दिखाया जाता है कि इसमें आप 10 रुपए लगाएंगे तो 1,000 रुपए का फायदा होगा या टीम बनानी है। इस तरीके से उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है और वह लालच खतरनाक हो जाता है और गेमर्स अपना सारा कुछ हार जाते हैं। तीसरा तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग। कई जांचों में पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग में नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 का बनाया जाता है। इसमें सट्टेबाजी को प्राथमिकता दी जाती है। गेमिंग के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे भी काम किए जाते हैं, जहां इसमें पैसों को नकली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसके थ्रू गेमिंग ऐप में, और गेमिंग ऐप से फिर नंबर 1 में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगस्त 2025 के अंत में भारत सरकार की आंखें खुली और उन्होंने इन गेमों पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही एक नया एक्ट भी बनाया जिसका नाम दिया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसको पारित किया गया। यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे या इन फ्रॉडों जैसे एप्स को कंट्रोल में कर सके। हालांकि यह बहुत अच्छा कदम है। इसमें कई हद तक ऑनलाइन गेमिंग से रिलेवेंट फ्रॉड पर रोक लगेगी। साथ ही आप अपने बच्चों को भी समझाएं कि ऑनलाइन गेमिंग जिनमें पैसे लगते हैं या आपके कार्ड ऐड होते हैं या अकाउंट डिटेल ऐड होती है उनको ना खेलें। हालांकि भारत सरकार ने कई ऐप्स को बंद किया। आइए जानते हैं इनमें कैसे गेम्स हैं या क्यों बंद किए गए या कौन सा विधेयक इसमें लागू हुआ। सरकार ने कई गेमिंग प्लेटफॉर्म और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, खासकर उन पर जिनका रियल मनी गेमिंग या डेटा सुरक्षा से मजबूत संबंध है। सबसे उल्लेखनीय प्रतिबंध में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे का कारण पबजी और जेनेरिक फ्री फायर शामिल हैं। हाल ही में आया ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 रियल मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य रखता है, जबकि ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग ऐप को बढ़ावा भी दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ही उपयोग था इसमें कि लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल लॉस जैसे ट्रांजैक्शनों से बचाना, लॉस जैसे फ्रॉड से बचाना। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस तरह से इस कानून को डिजाइन किया कि लोगों को फाइनेंशियली लॉस या फ्रॉड से बचाया जा सके। साथ में इसमें यह भी मेंशन किया गया कि जो भी गेमिंग कंपनियां हैं वो यूजर का डेटा को सिक्योर रखें, उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें और गेमिंग प्लेटफॉर्म में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध एक्टिविटी ना हो। अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ गार्जियंस।
हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा उन्हें कि ऑनलाइन गेमिंग कितना खतरनाक है। उन्हें साइबर क्राइम से अवेयर करना पड़ेगा कि गेमिंग भी साइबर क्राइम का एक हिस्सा हो सकते हैं। कहीं वो बच्चे भी इन क्राइम्स के पार्ट ना बन जाएं, क्योंकि पैसों का लालच बहुत हद तक गिरा देता है। जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को गेमिंग ऐप में ऐड करना या फिर कहीं आउटसोर्स से पैसों की इनकम करना, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते। अब यह लत बच्चों को लगती कैसे है? आजकल कोई भी बच्चा खाना खाने नहीं बैठता तो पेरेंट्स उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं गेम चालू करके। जब वो बच्चे 2-3 साल के होते हैं तब तो यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह धीरे धीरे लत में बढ़ती जाती है। जैसे कि कोई बच्चा है वो रेगुलर गेम खेल रहा है और 8 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का, तो वह अब फ्री गेम नहीं खेलेगा, वह पेड गेम खेलेगा जिनमें पैसे में गैजेट्स आते हैं। उसको एक डोपामिन मिलता है दिमाग में खेल के कि उसने कोई अचीव किया है। इसी तरह उन्हें गेमिंग की लगातार लत पड़ती जाती है और वह गेमिंग फ्रॉड का या गेमिंग फाइनेंशियल लॉस का शिकार बन जाते हैं। कई बार वो डिप्रेशन में भी जूझते हैं, जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। पेरेंट्स का डर, फैमिली का डर, टीचर्स का डर, और इस प्रकार वो कोई ना कोई गलत कदम उठाने लगते हैं, जैसे चोरी करना या सुसाइड करना। अब हम यह जानेंगे गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है या जो कानून बनाया है उसमें मुख्य पहलू क्या हैं, जैसे कि निशाने पर ऑनलाइन मनी गेम्स। यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन ऑनलाइन मनी गेम्स को टारगेट करता है जहां पैसे दांव पर लगा जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन सट्टेबाजी। इसमें ऐसा कोई भी गेम शामिल है जहां पैसे दांव पर लगाए जाते हैं या फिर फीस ली जाती है, चाहे वह स्किल के आधार पर हो या चांस पर। जैसे कि कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आपको पैसे लगाना, रिवॉर्ड में मल्टीपल आपको पैसे मिलना, जैसे कि ड्रीम 11। इसके अलावा स्वास्थ्य गेमिंग को सरकार का इरादा है ई स्पोर्ट या सोशल गेमिंग ऐप को बढ़ावा देना, जिससे कि बच्चे स्वस्थ गेमिंग इकोसिस्टम बना सकें। कड़ी सजा का प्रावधान, कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी है, जिसमें ऐसे गेम्स पेश करने के लिए जेल की सजा भी शामिल है। इसमें ऑफिशियल्स को वर्चुअल या फिर फिजिकल जाके सर्वे करना या फिर उनकी तलाशी लेने की भी छूट दी गई है। अच्छे और बुरे गेम की पहचान। अब ऑनलाइन मोबाइल में कई गेम्स होते हैं या कंप्यूटर्स में कई गेम होते हैं, लेकिन हमें पहचान करना आना चाहिए कि अच्छे गेम्स कौन से हैं या बुरे गेम्स कौन से हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि अच्छे गेम्स क्या होते हैं। अच्छे गेम्स वो होते हैं जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे सोचने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और रचनात्मकता को यानी कि क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण में ऐसे गेम जिनमें एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी हो, क्रिएटिविटी हो या फिर पहेलियां, पजल शामिल हो, वह ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें हमें मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है या ग्रोथ होती है। बुरे गेम्स कौन से होते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। जिनमें ऑनलाइन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पैसे लगाने पड़े, रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हो कि आप 100 रुपये लगाइए आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आप एक टीम बनाइए, आप कोई प्रोडक्ट परचेज कीजिए या फिर कोई हथियार परचेज कीजिए। ऐसे गेम्स को बुरे गेम्स कहा जाता है। ये वो गेम्स होते हैं जो जुए की नकल करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जिनमें अत्यधिक नशे की लत वाले तंत्र होते हैं जो उपयोगकर्ता को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें अक्सर उच्च दाव वाले वित्तीय पुरस्कार शामिल होते हैं और मेंटल प्रेशर का कारण भी बनते हैं। आखिर अभी ये प्लेटफॉर्म हमारी इंफॉर्मेशन कैसे रिजर्व करते हैं या इनका मिसयूज कैसे करते हैं यह जानते हैं। किसी भी गेम को लॉगिन करने के लिए नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अकाउंट डिटेल आदि इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ही बच्चे इन गेम को लॉगिन करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ती है। अब किसी भी आर्म्स को खरीदने के लिए, किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए हमें अकाउंट को ऐड करना पड़ता है। अब उसमें आप अपने यूपीआई अकाउंट को ऐड करते हैं या डेबिट क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे कोई चीज परचेज करते हैं तो उन्हें ऑटो पे की परमिशन दे देते हैं। अब जब पैसे अगर उस अकाउंट में खत्म हो जाते हैं तो ऑटो रिन्यूअल के नाम पे पैसे आते हैं, ऑटो आर्म्स परचेज के नाम पे भी पैसे वो रिसीव कर लिए जाते हैं। यह ना उस बच्चे को पता होता है ना पेरेंट्स को पता होता है कि ये पैसे जा कहाँ रहे, लेकिन जब स्टेटमेंट निकाला जाता है तो यह पता चलता है कि यह पैसे खर्च किए गए। उस इन्फॉर्मेशन को साथ ही इसलिए यूज किया जाता है कि उन अकाउंट्स को टारगेट किया जाए और ऐड भी दिखाए जाए, और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट की गई उसका उपयोग
फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए, किसी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल करने के लिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बच्चों के माइंडसेट, क्या इन्फॉर्मेशन है, आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करवा ली जाती है। एक साइकोलॉजिकल भी गेम खेला जाता है इन बच्चों के साथ। आखिर अब हम यह जानते हैं कि गेमिंग बिजनेस पर गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव का क्या असर पड़ा। RGM प्लेटफॉर्म बंद, ड्रीम 11 और गेम 24/7 जैसे रियल मनी गेमिंग ऐप्स को बंद किया गया। जैसे कि आपने देखा होगा, लगातार हमें ऐड दिखता था ड्रीम 11, आप टीम बनाइए और पैसे लगाइए, आपको कई गुना फायदा होगा। इसमें कई परिवार बर्बाद हुए, कई बच्चे, यूथ जो गेम के नाम पर अपनी टीम बनाते थे और फाइनेंशियल लॉस करते थे। फायदा सिर्फ कंपनियों का होता था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे रिपोर्ट के अनुसार इस प्रतिबंध को ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के विकास के लिए एक बड़ा झटका लगा है। देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास के लिए चिंता का विषय माना गया है। PIB के अनुसार सरकार का मकसद इन शिकार प्लेटफॉर्म से जुड़ी वित्तीय बर्बादी और लत को रोकना है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और गवर्नमेंट का अच्छा कदम है। अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग से अगर बच्चे लत से नहीं बच रहे, फिर भी खेल रहे हैं, या हमारा इनिशिएटिव क्या होना चाहिए। तो हमें डिजिटल सिक्योर रहना चाहिए। हमें अपने मोबाइल पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना चाहिए, या पेमेंट ऐप हो, UPI ऐप हो या डेबिट कार्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को विजिट करते टाइम पे हमें यह ध्यान देना चाहिए यह ओरिजिनल वेबसाइट है या फिशिंग वेबसाइट है। किसी भी गेम को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल ऐप का यूज करना चाहिए। प्रॉक्सी ऐप के थ्रू हमें कोई भी गेम डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और एक्सेस प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ के देना चाहिए कि हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किस टाइप की अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए ऐप को अपनी परमिशन दी। गेम चैट में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन को जो भी दूसरा गेमर है उससे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने जो पर्सन बैठा है वो रियल पर्सन है या कोई फ्रॉडस्टर, वो आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड कर सकता है या मिसयूज कर सकता है। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote, Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, went on. And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing. She went and told my wife, and this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मोबाइल हमेशा अपडेट रहें, हमारे कंप्यूटर अपडेट रहें, हमारे जो गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं या अदर सॉफ्टवेयर हैं वो हमेशा अपडेटेड रहने चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधि लगती है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो आप उस पर्सन की या उस गेमिंग ऐप की रिपोर्ट तुरंत करें। अब यह कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वह सस्पिशियस है या फ्रॉड है या फिशिंग है, तो हमने इन टॉपिक्स पे पहले ही काफी वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें जाकर
पर जरूर देखें। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बहुत रोमांचकारी, बहुत क्रिएटिव भी है, इसमें हमें बहुत मजा भी आता है, लेकिन कई शिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो बच्चों को टारगेट करते हैं या बड़ों को भी टारगेट करते हैं गेमिंग के थ्रू। इस पे भारत सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है, साथ ही कुछ जागरूक रहने की हमारी जरूरत है, जिसके लिए हमने द साइबर शार्क पर यह वीडियो भी बनाई है। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने बच्चों को या अपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नजर रखें कि आप किस तरीके की गेम खेलते हैं। इसके अलावा द साइबर शार्क का मकसद आपको हर प्रकार के साइबर खतरों से जागरूक करना और अवेयर करना है। तो द साइबर शार्क से हमेशा जुड़े रहें। हमने एक वीडियो अभी रिसेंटली एआई पर भी बनाई है कि एआई आज के समय में सबसे ज्यादा चल रहा है, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, उससे किस तरीके का खतरा हो सकता, वह साइबर सिक्योरिटी में कैसे अपना योगदान दे रहा है, या साइबर क्राइम में कैसे अपना योगदान दे रहा है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। उस वीडियो को भी जरूर देखें। द साइबर शार्क पर हम सिर्फ आपको अवेयर रख के सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम से सुरक्षा सिर्फ अवेयर रहती है। इसलिए इस चैनल को फॉलो जरूर करें और अपने गेमर दोस्त तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। साथ ही कमेंट करें आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।